हेलो फ्रेंड्स, अगम इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मॉडल टेस्ट पेपर 8 और कोशिश है कि टिल एग्जाम तक इस मॉडल टेस्ट पेपर को ले जाया जाए। प्लीज वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर किया करें। आपकी कोई क्वेश्चंस रहते हैं तो आप पूछ सकते हो, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। तो चलिए अपन बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की। और फर्स्ट क्वेश्चन इसने क्या दे रखा है कि व्हेन इट असर्ट्स दैट preposition is true। देखिए प्रोपोजिशन नहीं बोलोगे, preposition is true because nobody has proved that it is false। कि किसी ने ये प्रूव नहीं किया कि ये फॉल्स है। ठीक है, कि किसी ने ये प्रूव नहीं किया कि जो आप कह रहे हो वो गलत है, इसलिए जो मेरा कंक्लूजन है वो सही है। इसलिए मेरा कंक्लूजन जो है वो सही है। ये कौन सी फैलेसी है? इज कॉल्ड फैलेसी। देखिए, मैं ये कहूं कि मैं गॉड पे विश्वास करता हूं, आई बिलीव इन गॉड। क्यों? क्योंकि कोई आज तक ये सिद्ध नहीं कर पाया कि भगवान नहीं। क्लियर है? आपकी स्टेटमेंट, आपका कंक्लूजन सही है। आप जो सोच रहे हो वो सही है। क्यों सही है? क्योंकि कोई व्यक्ति उसे सिद्ध नहीं कर पाया। और ये जो फैलेसी होती है, ये फैलेसी होती है फैलेसी ऑफ इग्नोरेंस। क्लियर है? अब देखिए, सेम ऐसा ही एग्जांपल नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है कि नो वन सीन एलियन। किसी ने एलियंस को नहीं देखा। इट मीन्स एलियंस डज नॉट एग्जिस्ट। इट मीन्स एलियंस का कोई अस्तित्व नहीं है, क्योंकि कोई प्रूव नहीं कर पाया कि एलियंस हैं। इसलिए मैं मानता हूं कि एलियंस नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि किसी ने इसको देखा नहीं। इट मीन्स ये वही बात आ गई कि आप जो प्रेपोजिशन जो है वो ट्रू है। ठीक है, आपका अनुमान सही है कि नो वन सीन एलियंस। आपका अनुमान सही है क्योंकि कोई ये प्रूव नहीं कर पाया कि आपने जो कहा वो गलत है। तो इसके अंदर भी जो फैलेसी जो है वो क्या है? फैलेसी ऑफ इग्नोरेंस है। देखिए क्या कह रहा है, देयरफॉर एलियंस डज नॉट एग्जिस्ट। इसलिए एलियंस का कोई अस्तित्व नहीं है। ये जो कहलाता है, ये क्या कहलाता है? अपना फैलेसी ऑफ इग्नोरेंस कहलाता है। क्लियर? कि आपकी प्रेपोजिशन, आपका अनुमान, आपका कंक्लूजन सही है जब तक कि कोई उसे गलत साबित नहीं कर देता। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन की अपन बात करें। आई रीड इन कॉलेज। आई रीड इन कॉलेज, मैं कॉलेज में पढ़ता हूं। ठीक। आई ऑलवेज जंप द रेड लाइट। मैं हमेशा ही रेड लाइट को क्या करता हूं? जंप करता हूं। कॉलेज में पढ़ता हूं, रेड लाइट को जंप करता हूं। ठीक है जी। उसके बाद में आप कह रहे हो कि सो एवरी स्टूडेंट इन द कॉलेज, कि जो कॉलेज का जो प्रत्येक स्टूडेंट जो है, प्रत्येक स्टूडेंट जो है वो कॉलेज का, वो क्या करता है? जंप रेड लाइट। यानी कि आप रेड लाइट को जंप कर रहे हो क्योंकि आप कॉलेज में पढ़ रहे हो। मैं कॉलेज में पढ़ता हूं, मैं रेड लाइट को जंप करता हूं। और फिर आप ये अनुमान लगा रहे हो कि जो भी कॉलेज में पढ़ने वाला जो लड़का है, जो भी कॉलेज में पढ़ने वाला जो लड़का है, वो क्या है? रेड लाइट को जंप करता है। क्लियर? और इस प्रकार के जो अपन रूल बना लेते हैं, ठीक है, वो कहलाते हैं फैलेसी ऑफ हेस्टी जनरलाइजेशन। फैलेसी ऑफ हेस्टी जनरलाइजेशन। अब यहां एक बात और थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि यदि अपन बात करें कि मैं आई, इट मीन्स मैं सिंगल पर्सन की बात कर रहा हूं। किसकी बात कर रहा हूं? मैं सिंगल पर्सन की बात कर रहा हूं। और उसके बाद में मैं बात कर रहा हूं एवरी स्टूडेंट ऑफ द कॉलेज। इट मीन्स मैं ग्रुप में चला गया। अब भाई सिंगल से ग्रुप में आ गया। इट मीन्स मैं क्या कर रहा हूं? यहां
पार्ट टू होल चल रहा हूं, बात किसी एक की करके मैं फिर सभी को उसके अंदर लपेट रहा हूं, ठीक है। इट मीन्स ये आपका क्या कहलाता है, फैलेसी ऑफ, ये कंपोजिशन का भी एग्जांपल, फैलेसी ऑफ कंपोजिशन का भी एग्जांपल है, ठीक है। ऑप्शन में नहीं है, इसलिए हमारा जो सेकंड ऑप्शन जो आता है वो फैलेसी ऑफ हैस्टी जनरलाइजेशन आता है। देखिए यदि आप कॉलेज में पढ़ते थे, है ना, बीए फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर +1 या +2, और रूम ढूंढने के लिए हम जाते थे, और स्टूडेंट को मोस्टली लोग जो है रूम देने से परहेज करते थे, नहीं जी टिंगर कौन दिया के भरोसो किरायो कौन देवे, वो फलाना को वो पारा क्यों वो बाजियो किरायो देगी कौन जो, ये टिंगर सारे ही चाहिए। एक बंदा रूम का किराया देके नहीं गया, वो अपना सामान उठा के रात को भाग गया। अब आप क्या कर रहे हो कि पूरे स्टूडेंट, प्रत्येक स्टूडेंट को आप उसी नजर से देख रहे हो कि वो भागा है तो ये भी किराया लेके भाग जाएगा। समझ में आ गया? इट मीन्स आप पार्ट टू होल भी जा रहे हो, इट मीन्स फैलेसी ऑफ कंपोजिशन भी कर रहे हो, और प्लस आप अपने रूल तैयार कर रहे हो, है ना, खुद जो है वो अपने रूल बना रहे हो। ये क्या कहलाता है, फैलेसी ऑफ हैस्टी जनरलाइजेशन। समझ में आ गई बात? या किसी एक व्यक्ति ने ऐसा काम कर दिया जो समाज के लिए उचित नहीं था। स्टूडेंट लाइफ के अंदर लड़कों की आदत होती है ना, ये अपने जो उन्होंने रूम लिया उस रूम के आगे खड़ा हो जाना, या गली के अंदर राउंड मारना, ये एज विशेष के अंदर ही होता है। और फिर वो पूरे गली के लोग, यदि कोई और शरीफ लड़का भी आ जाए ना, उसको भी उसी नजर से देखते हैं, वो भी विशु योशी, है ना, ये भी वैसा ही होगा। ये आप हैस्टी जनरलाइजेशन भी है और फैलेसी ऑफ कंपोजिशन भी है। क्लियर? उसके बाद में अपन बात करते हैं फोर्थ क्वेश्चन, अज्यूमिंग, क्या अज्यूम कर रहे हो आप, अज्यूमिंग दैट इफ टू थिंग्स आर सिमिलर इन वन रेस्पेक्ट। देखिए यदि कोई दो चीजें जो है वो किसी एक चीज को लेकर सिमिलर है, दो डिफरेंट काइंड्स ऑफ थिंग्स हैं और उनके अंदर किसी एक चीज को लेकर समानता है, दे मस्ट बी सिमिलर इन अदर रेस्पेक्ट, और आप ये कल्पना करते हो कि दूसरे एस्पेक्ट्स के अंदर भी वो सिमिलर ही होंगी। समझ में आएगी बात? दो चीजें हैं और उनमें किसी एक को लेकर, किसी एक चीज को लेकर उनके अंदर समानता है, और आप सोचते हो कि सारी समानताएं जो है वो दोनों के अंदर क्या होंगी, चलती जाएंगी। और ये जो अपना जो कहलाता है, ये अपना जो कहलाता है वो कहलाता है फैलेसी ऑफ फॉल्स एनालॉजी, फैलेसी ऑफ फॉल्स एनालॉजी कहलाता है, ठीक है, फैलेसी ऑफ फॉल्स एनालॉजी, कि टू थिंग्स आर सिमिलर इन वन रेस्पेक्ट और दे मस्ट बी सिमिलर इन अदर रेस्पेक्ट, और आप ये एज्यूम करो कि वो दूसरे रेस्पेक्ट के तौर पर भी वो सिमिलर होंगी, और ऐसा यदि किसी के अंदर है तो वो अपनी कौन सी होती है, फैलेसी ऑफ फॉल्स एनालॉजी होती है। देखिएगा फिफ्थ क्वेश्चन दे रखा है, बोथ गन्स एंड नाइव्स कैन बी यूज्ड टू किल समवन, कि यदि अपन गन की बात करें या नाइव्स की बात करें, चक्कू की बात करें, तो इन दोनों का यूज जो है वो किसी की मौत, किसी की हत्या करने में काम में लिया जाता है, ठीक है। टू थिंग्स है और दोनों थिंग्स के अंदर सिमिलरिटी है, और वो सिमिलरिटी क्या है कि दोनों का यूज किसी का मर्डर करने में किया जाता है, यह किया जा सकता है। अब आप इन्हीं चीजों को, इस एक चीज को लेकर आप दोनों के अंदर सिमिलरिटी फिट कर दोगे तो ये सिमिलरिटी जो वो फॉल्स एनालॉजी कहलाएगी। आपने कहा सिंस देयर इज नो रेस्ट्रिक्शन टू परचेज ऑफ नाइव्स,
कि चक्कू खरीदने के अंदर किसी प्रकार की रेस्ट्रिक्शन, बाध्यता नहीं है। भी किसी प्रकार का ऐसा वो नहीं है कि आप चक्कू नहीं खरीद सकते, आप चक्कू कहीं से भी खरीद सकते हो। अब ये कहो कि सो देयर शुड बी नो रेस्ट्रिक्शन ऑन द परचेज ऑफ गन्स, इसलिए गन को परचेज करने में भी किसी प्रकार की रेस्ट्रिक्शन जो है वो नहीं होनी चाहिए। समझ में आ गई बात? एक चीज को लेकर, दो चीजें किसी एक चीज को लेकर सिमिलर थी और आपसे सोच रहे हो कि वो आगे भी सिमिलर हो, ये जो कहलाती है, ये क्या कहलाती है? फैल्सी ऑफ फॉल्स एनालॉजी कहलाती है। क्लियर होगी बात? अब देखिए 6 क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और 6 क्वेश्चन की जब अपन चर्चा करें तो 6 क्वेश्चन के अंदर दे रखा है कि यूजुअली सीक्वेंस ऑफ रेगुलर क्लास टीचिंग, क्या कहा है? यूजुअल सीक्वेंस ऑफ रेगुलर क्लास टीचिंग। ये आप क्लास टीचिंग के अंदर जो रेगुलर सीक्वेंस जो होता है वो क्या होता है? देखिए यदि आप किसी भी लेसन को टीच करवाना चाहते हो, है ना, तो सबसे पहले अपन टीच करवाएंगे ना। तो देखिए टेस्ट वाले तो दोनों ही गलत हो गए अपने। अब देखिए टीच यहां है और टीच यहां है, सी और डी में। अब देखिए टीच करवाने के बाद में आप रीटीच करवाते हो या टेस्ट लोगे? टीच करवा दिया, टीच करवाने के बाद में टेस्ट लेते हैं, और टेस्ट के बाद में जो हमारा जो प्रोसेस होता है कि हमें लगता है कि दोबारा पढ़ाना पड़ सकता है, तो वो रीटीच होता है। इसलिए हमारा जो ऑप्शन जो है वो डी ऑप्शन हो जाएगा, यूजुअल सीक्वेंस ऑफ रेगुलर क्लासरूम टीचिंग का। फिर 7th क्वेश्चन के अंदर इसने दे रखा है यूजुअल सीक्वेंस ऑफ रिमेडियल टीचिंग। इंपॉर्टेंट है दोनों ही क्वेश्चन। देखिए रिमेडियल टीचिंग का मतलब क्या है कि आप किसी भी स्टूडेंट की वीकनेस को जानते हुए आप उसके ऊपर टीचिंग करवा रहे हो। तो इसके लिए सबसे पहले जब आप किसी भी स्टूडेंट की स्ट्रेंथ या वीकनेस जानना चाहते हो तो आपको टेस्ट लेना पड़ता है। क्या लेना पड़ता है? टेस्ट लोगे। अब देखिए टेस्ट वाला एक तो इसमें दे रखा है, एक इसमें दे रखा है, 3 है। और टेस्ट के बाद में आपका जो सेकंड ऑप्शन बनता है, फिर आपने टीच करवाना है, बिल्कुल टीच करवा देंगे जी, हो गया। अच्छा टीच करवाने के बाद में रीटीच करवाओगे? मतलब ही नहीं है। टीच करवाओगे? नहीं है। आप पहले टेस्ट लोगे, फिर टीचिंग करवाओगे, फिर रीटेस्ट लेंगे, और फिर देखेंगे कि हमारा जो डिजायर गोल है वो हमने प्राप्त किया या नहीं किया, हमने एक्वायर किया या नहीं किया। और यदि फिर होगा तो रीटीच होगा, रीटीच के बाद में फिर टेस्ट लोगे, फिर रीटीच होगा, फिर टेस्ट लोगे, फिर रीटीच होगा। तो इसका जो आंसर होगा वो 1 नंबर हो जाएगा। ध्यान रखना ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है। क्लियर? उसके बाद में विच ऑफ दीज एन एम ऑफ रिमेडियल टीचिंग। देखिए रिमेडियल टीचिंग का एम क्या है? टू डायग्नोज लर्निंग डिफिकल्टीज, to prepare syllabus, to raise learners' interest, to try to correct sequence languages mistakes made by the learners। क्या करना है कि हमें ट्राई करनी है ताकि स्टूडेंट के अंदर जो लैंग्वेज को लेकर जो मिस्टेक्स आ रही है, और वो मिस्टेक्स को क्या किया जाए, फ्रीक्वेंटली उसको रिमूव किया जाए। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन जो है इसके अंदर हमारा क्या रहेगा? डी रहेगा। क्लियर? और उसके बाद में 9th क्वेश्चन की अपन बढ़े, इंपॉर्टेंट है ये भी। हु इज द राइटर ऑफ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हु इज द राइटर ऑफ टीचिंग लैंग्वेज एज कम्युनिकेशन, टीचिंग लैंग्वेज एज कम्युनिकेशन। और यदि इसकी बात करेंगे टीचिंग लैंग्वेज एज कम्युनिकेशन की, तो विडसन है, ध्यान रखना, क्योंकि कम्युनिकेशन अप्रोच हमारी है तो हो सकता है इससे रिलेटेड वो क्वेश्चन अपने से पुट कर लें। फिर उसके बाद में विच ऑफ दीज इज द गोल ऑफ कम्युनिकेटिव अप्रोच। देखिए
विच ऑफ दीज इज द गोल ऑफ कम्युनिकेटिव अप्रोच? कम्युनिकेटिव अप्रोच का जो मेन गोल जो है वो क्या है? देखो, एक्सेप्टेबल लैंग्वेज बिल्कुल, एप्रोप्रिएटनेस बिल्कुल सही है, फ्लुएंसी होनी चाहिए बिल्कुल सही है। इट मीन्स हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा वो डी हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को ध्यान से सुनना, मिस्टेक होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं इस क्वेश्चन में। ये कह रहा है व्हाट इज द प्राइम एम ऑफ, देखिए प्राइम एम की बात कर रहा है, प्राइम ऑफ कम्युनिकेटिव अप्रोच, कि कम्युनिकेटिव अप्रोच का प्राइम एम क्या है? ये लीजिएगा प्राइम एम। देखिए कम्युनिकेटिव अप्रोच की बात करें तो कम्युनिकेटिव अप्रोच के अंदर हमें पता है कि ग्रामर टीच करवाई जाती है, नो डाउट, वोकैबुलरी इंक्रीज करवाई जाती है, नो डाउट, लेकिन प्राइमरी एम की बात करें तो प्राइमरी एम जो है ना वो क्या है, हम टू एनहेंस कम्युनिकेटिव स्किल्स, कि जो हमारी कम्युनिकेटिव स्किल्स को बढ़ावा देना, हमारा जो मेन उद्देश्य जो है वो यही है कि एक स्टूडेंट जो है वो फॉरेन लैंग्वेज के अंदर कम्युनिकेशन कर सके, फॉरेन लैंग्वेज के अंदर क्या कर सके, वो कम्युनिकेशन कर सके, यही हमारा मेन उद्देश्य है। तो टू एनहेंस कम्युनिकेटिव स्किल्स, ये इसका आंसर जो वो सही होगा। उसके बाद में अपन बात करते हैं 12 क्वेश्चन की ओर बढ़े, और 12 क्वेश्चन के अंदर दे रखा है दे डैश गो फॉर ए वॉक इन द मॉर्निंग, वे जो है ना मॉर्निंग वॉक पे जाते थे। मैंने अपने कैसे कह दिया कि जाते थे, क्योंकि उसने आगे क्या कह दिया, नाउ दे डोंट, अब नहीं, इट मीन्स पहले जाते थे, अब नहीं पहले जाते थे, इट मीन्स पास्ट हैबिट की बात कर रहा है। और पास्ट हैबिट के अंदर हमें पता है कि हम यूज टू का यूज करते हैं, यूज टू का यूज करते हैं और वुड का यूज करते हैं पास्ट हैबिट के अंदर। अब देखिए उसने, ध्यान से देखना कि उसने यहां टू दे रखा है, टू क्या दे रखा है, टू दे रखा है, ये देखिएगा टू, इट मीन्स वुड तो नहीं आ सकता, वुड नहीं आ सकता, और टू पहले से दे रखा है तो अपना जो ऑप्शन होगा वो यूज्ड होगा, यूज टू, क्योंकि कोई भी मॉडल है, मॉडल के बाद में हमेशा जो है ना वो वेयर इनफाइनाइट का यूज किया जाता है, आफ्टर मॉडल वेयर इनफाइनाइट का यूज किया जाता है। यदि आप ये कहो कि मॉडल के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, देखिए बिल्कुल ठीक है, समझने के लिए, अंडरस्टैंडिंग के लिए मान सकते हैं कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, लेकिन ध्यान रखना मॉडल के बाद में हमेशा वेयर इनफाइनाइट आता है। और एग्जाम के अंदर यदि ये क्वेश्चन दिया गया है कि आफ्टर मॉडल विच वर्ब फॉर्म इज यूज्ड, तो वहां आपके पास वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और वेयर इनफाइनाइट दिया है, तो आपका वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गलत रहेगा, ध्यान रखना, वेयर इनफाइनाइट यूज होता है, ठीक है। हाँ, इसकी डिटेल मॉडल्स के अंदर मैंने बता रखी है कि वेयर इनफाइनाइट ही क्यों है, ठीक है, आप जाके देख सकते हो। चलिएगा, उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, यू डैश इंप्रूव योर स्पेलिंग, ठीक है, और देखिए करनी ही होंगी, एक प्रकार का ये स्ट्रेस है, आपको अपनी गलतियां सुधारनी पड़ेंगी, तो यहां मस्ट यूज होगा, नो डाउट। 14 क्वेश्चन की बात करें, दे डैश गेटिंग मैरिड नेक्स्ट ईयर, देखिए फ्यूचर प्लानिंग के अंदर हमेशा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का यूज होता है। फ्यूचर की यदि अपन प्लानिंग की बात करें, और फ्यूचर प्लानिंग के अंदर, फ्यूचर प्लानिंग के अंदर जो हम जो यूज करते हैं वो किसका करते हैं, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का करते हैं, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। और फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के अंदर आपको पता है विल बी या शैल बी
और प्लस में आप क्या किसका यूज करोगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का यूज किया जाता है। ठीक है, तो यहां क्या हो जाएगा, विल बी यूज होगा। ध्यान रखना, विल बी गेटिंग मैरिड नेक्स्ट ईयर, यानी कि उनका अगले साल जो है वो मैरिज करने का क्या है, प्लान है। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन बढ़े। 15 क्वेश्चन की अपन बात करें, टू मिस द बोट इडियम्स है, और टू मिस द बोट का मतलब होता है टू मिस एन अपॉर्चुनिटी, अवसर गवाना, टू मिस द बोट। ठीक है, 16 क्वेश्चन की बात करें, ए स्नेक इन द ग्रास, और देखिए ए स्नेक इन द ग्रास का मतलब होता है अनरिकॉग्नाइज्ड एनिमी और डेंजर। ठीक है, बिल्कुल डी ऑप्शन हो जाएगा इसका। उसके बाद में इन द बिगिनिंग, स्टार्टिंग के अंदर, मोहन फेल्ट लाइक फिश आउट ऑफ वाटर, इट मीन्स फेल्ट लाइक फिश आउट ऑफ वाटर, इट मीन्स अनकंफर्टेबल। ऑप्शन क्या हो जाएगा अपना, अनकंफर्टेबल हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। क्वेश्चन क्या दे रखा है, द क्लासिफिकेशन ऑफ आरपी। द क्लासिफिकेशन ऑफ आरपी consonant is done according to, अब देखिए, द मैनर एंड प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन, द प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन ओनली, द मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन ओनली, और द पोजीशन ऑफ लिप्स। देखिए पोजीशन ऑफ लिप्स तो नहीं है। ठीक है, आप जब कॉन्सोनेंट साउंड को प्रोड्यूस करते हो और ये कह रहा है कि आर्टिकुलेशन होता है लेकिन ओनली वर्ड यूज कर दिया, तो ये गलत है। यहां भी उसने क्या कर दिया, प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन और या मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन, दोनों गलत है। और इसका जो आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, मैनर एंड प्लेस, ये दोनों होते हैं। समझ में आएगी बात, बोलने का लहजा और जो टंग का जो प्लेस है, ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है आर्टिकुलेशन के लिए। तो अपना जो यहाँ ऑप्शन है वो ए हो जाएगा। ऑप्शन हमारा जो क्या होगा, वो ए ऑप्शन जो है वो सही है। क्लियर। उसके बाद में 19 क्वेश्चन की ओर अपन आए, और 19 क्वेश्चन के अंदर दे रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेंशन्ड while describing a vowel sound। क्या चीज को मेंशन नहीं किया जाता कि जब आप एक वॉल साउंड को डिस्क्राइब करते। देखिए, द पार्ट ऑफ टंग रेज्ड, इसको बिल्कुल किया जाता है कि जो टंग का, जो आपने टंग को कहां लेके जाना, कितना आप करना है। ठीक है, लेफ्ट में लेफ्ट रेज के साथ कितना, ठीक है, हार्ड प्लेट के साथ, ये सारी बातें ध्यान में रखी जाती है। द हाइट टू विच द टंग इज रेज्ड, बिल्कुल सही है। ठीक है, कि आपने टंग के किसी पार्ट को रेज करना है, पूरी टंग को रेज करना है। ठीक है, और पोजीशन ऑफ लिप्स भी होती है, लेकिन इसके अंदर जो नहीं होता वो क्या नहीं होता, आई कांटेक्ट नहीं होता। कि आपको यदि प्रोनाउंसिएशन बताना है किसी वॉल का, तो उसके अंदर आई कांटेक्ट का कोई रोल नहीं रहता उस प्रोनाउंसिएशन को लेकर। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो दे रखा है, आपको फोनेटिक बताना है कि ये किस स्पेलिंग का फोनेटिक है। देखिए, इलीट, इलीट, और इलीट बताना है। देखिए, ये आपको पता है एलियट है, गलत है। ये ऑलाइट है, अलाइट है ना, इलिसाइट, ये दोनों ही, तीनों ही गलत है। इलीट का ये जो प्रोनाउंसिएशन है वो ये रहा, इलीट। तो बी ऑप्शन आपका सही है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, ही वॉक्ड अबाउट एज प्राउड एज पीकॉक। कैसे चलता है, इस प्रकार घमंड से चलता है जिस प्रकार से पीकॉक चलता, जैसा कि। तो क्या है ये, सिमिली है। समझ में आ गई बात। उसके बाद में कह रहा है कि डेथ लेज हिज आइसी हैंड्स ऑन किंग, कि मौत ने अपने क्रूर हाथ किस पे डाल दिए, राजा पे डाल दिए।
आप देखिए यदि डेथ की बात करें, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, और एब्स्ट्रैक्ट नाउन को आप यूज कर रहे हो एज ए पर्सन, कि मौत ने अपने क्रूर हाथ जो है वो राजा पे डाल दिए। समझ में आई? मतलब राजा पे डाल दिए। एब्स्ट्रैक्ट नाउन यहां यूज किया गया है एज ए पर्सन, और एब्स्ट्रैक्ट नाउन जब यूज किया जाता है एज ए पर्सन, इट मीन्स पर्सोनिफिकेशन। ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, 23rd क्वेश्चन है, शिवाजी वॉज द लॉइन ऑफ फील्ड। अब देखिए आपने क्या किया है, शिवाजी वॉज द लॉइन ऑफ फील्ड। शिवाजी के अंदर आपने जो क्वालिटी है वो ट्रांसफर की है, डायरेक्ट ट्रांसफर की है। किसकी क्वालिटी ट्रांसफर की है? लॉइन की क्वालिटी ट्रांसफर की है। और जब आप क्वालिटी ट्रांसफर कर देते हो डायरेक्ट किसी भी चीज की, तो वो अपना एग्जाम्पल किसका होता है? मेटाफर का एग्जाम्पल होता है। इसका एग्जाम्पल है वो मेटाफर का। आप यदि इसको ये कह देते शिवाजी वॉज लाइक द लॉइन ऑफ द फील्ड, देन तो ये सिमिली था, ठीक है। लेकिन आपने क्या कहा? वॉज लॉइन ऑफ फील्ड। लॉइन ऑफ फील्ड कह रहे हैं, इट मीन्स यहां जो एग्जाम्पल है वो किसका है? वो मेटाफर का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्नेक स्लेप्ट अंडर ए स्प्रे। स्नेक एस, स्लेप्ट एस, अंडर ए स्प्रे एस एस एस। क्लियर है? और जब सेम कॉन्सोनेंट साउंड जो है वो क्या होता है? रिपीट होता है। इट मीन्स वो एग्जाम्पल किसका है? एलिट्रेशन का एग्जाम्पल है। उसके बाद में नेक्स्ट की अपन बात करें, द टर्म पास्टोरल इज वाइडली यूज्ड फॉर। और जो पास्टोरल जो है, पास्टोरल का मतलब था पास्चर, ग्रीक वर्ड से लिया गया है, जिसका मतलब था टू ग्रेज, चराना। अब चराने की बात आती है तो चराने वाला शेफर्ड होगा, और शेफर्ड कहां चलाएगा? चराएगा अपने जानवरों को ग्रामीण क्षेत्र के अंदर। तो यहां जो पास्टोरल टर्म जो है उस वो किससे रिलेटेड है? शेफर्ड और रूरल लाइफ से रिलेटेड है। क्लियर? फिर कह रहा है, इन ड्रामेटिक मोनोलॉग द कैरेक्टर ऑफ द स्पीकर एड्रेस। देखिए ड्रामेटिक मोनोलॉग के अंदर क्या होता है कि स्पीकर जो है वो बोलता है, और एक उसके साथ में साइलेंट लिसनर होता है। ठीक है, बस वो सुनना उसका काम है, बोलना उसका काम नहीं है, जो लिसनर है। समझ में आ गई बात? स्पीकर बोलता रहेगा, लिसनर चुपचाप उसकी बातों को सुनता रहेगा। इट मीन्स समवन हु डज नॉट इंटरप्ट एट द लेवल ऑफ स्पीच। समझ में आएगी बात? कि समवन हु डज नॉट इंटरप्ट, जिसको इंटरप्ट नहीं करना उसकी, जब वो अपनी अपनी थॉट्स, अपनी स्पीच जो है वो बोल रहा है। क्लियर? 27 की अपन बात करें, इन ए सॉलिक्वी द स्पीकर। और सॉलिक्वी के अंदर जो स्पीकर क्या होता है? इंडिकेट द थीम ऑफ द प्ले, indicate the character of the other person, indicate what is to happen later in play, express his innermost thoughts, and may also indicate future events। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। एक्सप्रेस हिज इनरमोस्ट थॉट्स, वो अपनी अंदर की जो उसकी जो थॉट्स है उसको क्या करता है? एक्सप्रेस करता है, और वो मे भी एक प्रकार से इंडिकेट करता है फ्यूचर की इवेंट्स को। तो ये अपना जो ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन इसका सही है। अब यहां बात करते हैं कंजक्शन की। और देयर इज लाइफ देयर इज होप। जहां लाइफ है ना वहीं आशा होती है। जिंदगी है तो आशा रहेगी, जहां चाह वहां राह। अब यहां कंजक्शन यूज करना है, और कंजक्शन की जब अपन बात करें तो यहां यूज जो किया जाएगा वो वाइल यूज किया जाएगा। क्या यूज किया जाएगा? वाइल। आज मैं आपको यहां 3 रूल बताऊंगा वाइल के, कि वाइल को आप कहां कहां यूज कर सकते हो। देखिए एक तो वाइल का यूज किया जाता है ड्यूरिंग द टाइम दैट।
ड्यूरिंग द टाइम दैट, ठीक है। और इसको आप ये कह सकते हो एज लॉन्ग एज, जब तक की, हिंदी सेंस क्या हो जाएगा, जब तक की, जब तक लाइफ है तब तक क्या है, होप जिंदा है ना। ये जिंदगी है तो होप है। तो जब तक के सेंस में, ड्यूरिंग द टाइम दैट या एज लॉन्ग एज के सेंस में हम यूज किसका करते हैं, वाइल का यूज करते हैं, ध्यान रखना। सेकंड वाइल का यूज कब किया जाता है, सेकंड वाइल का यूज किया जाता है एट द सेम टाइम, एट द सेम टाइम के सेंस में। सेम टाइम, एट द सेम टाइम, कि जब आप कुछ कर रहे थे या कर रहे हैं और सेम उसी वक्त कोई अनदर एक्शन जो है वो भी कंटिन्यू था। एट द सेम टाइम के सेंस में भी हम किसका यूज करते हैं, वाइल का यूज करते हैं। कि द गर्ल्स संग, लड़कियों ने गाया, और जब लड़कियों ने गाया ना, सेम उसी वक्त जो है लड़के खेले, द बॉयज प्लेड, द बॉयज प्लेड। समझ में आएगी बात। इट मीन जब लड़कियों ने गाया तब लड़के खेले, उसी वक्त लड़के खेले, ठीक है। मैं सो रहा था, मेरा फ्रेंड पढ़ रहा था, मैं सोता हूं, मेरा फ्रेंड पढ़ता है। इट मीन्स टू एक्शन जो है वो दोनों एक्शन एक साथ हो रहे हैं। और जब एट द सेम टाइम के सेंस की अपन बात करें, एट द सेम टाइम के सेंस के अंदर भी हम किसका यूज करते हैं, वाइल का यूज करते हैं। और थर्ड वाइल का यूज कब किया जाता है, जब टू स्टेटमेंट और टू स्टेटमेंट एक दूसरे के अपोजिट है। एडवर्सेटिव कंजंक्शन की अपन बात करें, ठीक है। और जब टू स्टेटमेंट है, एडवर्सेटिव कंजंक्शन है, तो एडवर्सेटिव कंजंक्शन के अंदर भी किसका यूज करते हैं अपन, वाइल का। ये क्या कह रहा है, ही हैज नथिंग टू बाय, खरीदने के लिए उसके पास कुछ भी नहीं है, बाय इट, इसे खरीदने के लिए, सॉरी, ही हैज नथिंग टू बाय इट, उसे इसे खरीदने में उसके पास कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी वो खुश है, ही इज हैप्पी। दुखी होना चाहिए ना, खरीद नहीं सकता तो दुख होना चाहिए, फील होना चाहिए, बट वो ही इज हैप्पी। इट मीन्स जब टू एक्शन जो है, ठीक है, एक दूसरे के अपोजिट है, फिर भी के सेंस में, सेंस यहां क्या रहेगा, फिर भी वो खुश है, तो यूज किसका करोगे, वाइल का। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, लाइक भी कम है, कमेंट भी कम है, शेयर भी आपके कम है, ठीक है। तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। थैंक्स।